नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार टीचर्स फैमिली जयसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है और यही शिक्षा का प्रचार प्रसार आपको करना है। साथियों, बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के पैटर्न की बात करेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है इस क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे और ये 20 प्रश्न ऐसे होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर कंफर्म करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले 48 क्लास जो है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, आपका परिवार है। साथियों, प्रथम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। पेट्रोलियम जो है किसका स्रोत होता है? अनवीकरणीय का होता है, नवीकृत का होता है, संश्लेषी का होता है या असुविधाजनक का होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो पेट्रोलियम किसका स्रोत होता है सभी लोग जानते हैं, क्योंकि एक नवीकरणीय स्रोत होता है, एक अनवीकरणीय स्रोत होता है। तो दोनों को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पेट्रोलियम आपके एक अनवीकरणीय स्रोत का हो जाएगा। अनवीकरणीय जो ऊर्जा होते हैं या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका भंडार सीमित मात्रा में होता है तथा ये स्रोत समय के साथ साथ समाप्त भी हो जा सकते हैं या हो जाते हैं। उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे अनवीकरणीय हैं। इनका जो स्रोत है समाप्त हो सकता है। बात करेंगे दूसरा जो होता है टॉपिक नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा भी इसे कहा जाता है। अर्थात वे सारी ऊर्जा शामिल है इस पर जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता या जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो आप समझ गए होंगे कि नवीकरणीय कभी समाप्त नहीं हो सकता या पुनः भरण चक्रण इसका होता रहता है। लेकिन आपका अनवीकरणीय जो ऊर्जा का स्रोत होता है यह सीमित होता है, इसका समाप्त भी हो सकता है। दूसरा प्रश्न साथियों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? विलुप्त जाति है, दुर्लभ जाति है, संकटग्रस्त जाति है या सुभेद्य जाति हो जाएगा? आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप सभी लोग जानते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? संकटग्रस्त जाति की बात करेंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संकटग्रस्त जातियाँ जो होती हैं या संकटग्रस्त जातियों की IUCN लाल सूची, जिसे IUCN लाल सूची, रेड डाटा सूची और अंग्रेजी में रेड लिस्ट भी कहते हैं, सन 1964 में गठित विश्व भर में पौधों और पशुओं की जातियों की संरक्षण कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? दुर्लभ जाति कहते हैं, भयग्रस्त जाति कहते हैं, सुवेद्य जाति कहते हैं या साथियों विलुप्त जाति कहते हैं? सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। टॉप 20 में से जो भी फीडबैक हो नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, आप लोग फीडबैक कीजिएगा। निरंतर ह्रास यानी लगातार ह्रास से जो शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति होती है दोस्तों, उसे सुभेद्य जाति कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, स्वस्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? आपके टाइगर प्रोजेक्ट का उदाहरण है, एक्वेरियम का है, चिड़ियाघर का है, ग्रीन हाउस का है। सभी लोग जानते हैं एक्वेरियम में किसको रखा जाता है? मछली घर को एक्वेरियम बोला जाता है। टाइगर किसको? सभी लोग जानते हैं टाइगर की बात करेंगे, टाइगर प्रोजेक्ट कहलाता है चिड़ियाघर में, ठीक है। पक्षियों की बात करेंगे, ग्रीन हाउस सभी लोग जानते हैं। तो स्वस्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण होगा? टाइगर प्रोजेक्ट का उदाहरण हो जाएगा। साथियों, जैव विविधता संरक्षण की वह विधि जिसमें जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों सहित उनके मूल स्थानों पर संरक्षित किया जाता है, स्वस्थानीय, इसमें पूरा परितंत्र संरक्षित होता है। ये ध्यान दीजिएगा, स्वस्थानीय में क्या होता है? पूरा परितंत्र जो है संरक्षित होता है। दूसरे में अगर समझें दूसरे भाषा में कि स्वस्थानीय संरक्षण के अनुसार राष्ट्रीय पार्क, अभयारण्य व अन्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करके जीवों को प्राकृतिक आवास के साथ ही साथ खाद्य जाल एवं
वनस्पति का संरक्षण विधिवत किया जाता है। तो दोनों ही पॉइंट में आपने समझ लिया, स्वस्थानीय संरक्षण की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, बहुत ही बेस्ट नंबर 1 का प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर में रुकावट बनती है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश रोकने में सहायता करती है, यह वर्तमान समय में औसत ग्लोबल तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, यह उपयोगी है क्योंकि यह जेटों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होती है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने में या प्रवेश करने से रोकने में सहायता करती है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे डीडीटी की, बात करेंगे। जी हाँ साथियों, डीडीटी ये क्या होता है, प्रतिजैविक होता है, जैव अपघटनीय प्रदूषक होता है, गैर जैवी अपघटनीय प्रदूषक होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं। जब भी बात की जाती साथियों, अगर डीडीटी पूछा जाए, डीडीटी क्या है, तो डीडीटी दोस्तों गैर जैव अपघटनीय नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करेंगे, यह प्रदूषक कहलाता है। तो गैर जैव अपघटनीय प्रदूषक कहला जाएगा डीडीटी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहिस्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए अंतःस्थानीय हमने पढ़ लिया, अगर प्रश्न आ गया कि बहिस्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण होगा, जीवमंडल रिजर्व का होगा, राष्ट्रीय उद्यान का होगा, अभयारण्य का होगा, या जंतुआलय का हो जाएगा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट भी आ चुका है, फीडबैक भी आ चुका है कि बहिस्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है, तो यह जंतुआलय का उदाहरण हो जाएगा। अर्थात बाह्यस्थानीय संरक्षण इन हॉट स्पॉट की विशेष सुरक्षा व्यवस्था करके इन जातियों के विलोपन की दर को 30% तक कम किया जा सकता है, और इस प्रकार के संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर मानव निर्मित आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है, जिसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर मानव निर्मित आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। मानव निर्मित यानी हमारे और आपके द्वारा जो निर्मित आवास होते हैं, उन पर जो संरक्षण प्रदान किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आई होप आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो आपका फीडबैक शरोपरी है, शर्मान है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे 101% शरोपरी है। और पर्यावरण में साथियों 30 में से 28 का स्कोर लाना है, 30 में से 28 नंबर लाना है। तो प्रत्येक क्लास का, प्रत्येक सेशन का प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साथियों गिर क्या है, आप बोलते हो कि गिर, हम अक्सर बोलते हैं कोई गिर गया तो उसको बोलते हैं गिर, वो गिर नहीं है साथियों। ये गिर एक आपका राष्ट्रीय उद्यान है, जीवमंडल रिजर्व है, अभयारण्य है, या टाइगर प्रोजेक्ट होगा। यानी आम भाषा में हम बोलने वाले वो गिर नहीं है, ठीक है। तो ये गिर क्या है दोस्तों, यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, यह आप लोगों को कमेंट करना है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, किस राज्य पर स्थित है। 9वां प्रश्न है साथियों, घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है। गंगा नदी पर स्थापित है, आपके महानदी पर स्थापित है, चंबल नदी पर स्थापित है, या आपके नर्मदा नदी पर स्थापित है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो हम किसकी बात करें, घड़ियाल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। तो किस नदी पर है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। 4 बेहतरीन नदियां आपकी स्क्रीन पर दी गई हैं। तो घड़ियाल प्रोजेक्ट जो है आपके चंबल नदी पर स्थापित है, सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण जो निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है। देखिए मानवीय क्रियाकलापों की बात किया जा रहा है, ठीक है। सभी लोग ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को समझिएगा। मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है। आपका अभयारण्य है, राष्ट्रीय पार्क है, जीवमंडल रिजर्व है, या टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा कहला जाएगा। क्या आपका अभयारण्य है, राष्ट्रीय पार्क है, जीवमंडल है, या टाइगर प्रोजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका जवाब राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण जो निषिद्ध क्षेत्र होता है साथियों, वह हम बात करेंगे राष्ट्रीय पार्क। सभी प्यारे मित्रों का, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।
साथियों एग्ज़ाम फतेह की तैयारी चल रही है, एग्ज़ाम फतेह करना है, आप सभी का वेलकम है। प्रत्येक क्लास का कमेंट इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छा लाजवाब प्रश्न पूछा गया है। आइए इस प्रश्न को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, फीडबैक करते हैं। 10 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और करेंगे। टॉप 20 की है क्लास है आपकी। भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? भौगोलिक दशाएं हैं, राजनीतिक दशाएं हैं, आर्थिक दशाएं हैं या वैज्ञानिक दशाएं की बात करेंगे। तो भारत की प्रचुरता की बात कर रहे हैं, भारत के प्रचुर जैव विविधता की बात कर रहे हैं। तो भारत के प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक जो उत्तरदायी कारक होता है वह भौगोलिक दशाएं होती हैं साथियों। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अब देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न देखा गया है। जितना अच्छा आप लोग प्रश्न को अटेंड करते हैं उतना अच्छा आप लोग फीडबैक भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगला प्रश्न है, जैव विविधता की प्रचुरता तथा जो है क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थित या स्थल को क्या कहते हैं? ध्यानपूर्वक प्रश्न को रिपीट करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल यानी जगह को शीत स्थल कहते हैं, तप्त स्थल कहते हैं, हरित स्थल कहते हैं या लाल स्थल कहते हैं? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए जैव विविधता की प्रचुरता की बात कर रहे हैं, क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं साथियों? तप्त स्थल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का तप्त स्थल हॉट स्पॉट कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या पूर्वी तट या पश्चिमी तट? देखिए तट और घाट इनमें आपका डिफरेंस और अंतर दिया गया है, तो आपके मालूम होना चाहिए कि घाट वाला हमारा सही होगा। अर्थात भारत का तप्त स्थल हॉट स्पॉट कौन सा है? पश्चिमी घाट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका या उत्तर अमेरिका की बात करेंगे। तो सर्वाधिक हॉट स्पॉट जो है किस नदी में चिन्हित किए गए हैं? अगर आपका जवाब दक्षिण अमेरिका है, बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ साथियों, किसकी बात कर रहे हैं हम? नॉर्थ की नहीं बात कर रहे हैं हम, साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं। दक्षिण अमेरिका सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीप अगर पूछा जाए तो दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे। किस महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है? तो तब आपका फीडबैक क्या होगा? ठीक है, तो अमेरिका में तो हो नहीं सकता, बचता है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो किस महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं? तो यूरोप महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है, नथिंग। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 प्रश्न और करने जा रहे हैं और 5वां प्रश्न आपका मॉक क्वेश्चन रहेगा, सभी फीडबैक कीजिएगा। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है, जीव मंडल कहलाता है, जल मंडल कहलाता है या साथियों वायुमंडल कहलाता है? तो पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का जो मंडल होता है उसे ही साथियों जीव मंडल कहलाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, जिस पर जल, वायु, भूमि ये तीनों जब शामिल हो जाएं उसे जीव मंडल कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। और जल के लिए जल मंडल, स्थल के लिए स्थल मंडल और वायु के लिए वायुमंडल। लेकिन जब ये तीनों हो जाएंगे वहाँ पर आपका जीव मंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? जी हाँ साथियों, जो जीवों के संकटग्रस्त जातियाँ होती हैं उनको सूचीबद्ध करने वाली पुस्तकों को क्या कहा जाता है? रेड डाटा बुक कहा जाता है, ब्लैक डाटा बुक कहा जाता है, येलो पेजेज बुक कहा जाता है या ब्लू डाटा बुक कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को जो है सूचीबद्ध करने वाली जो पुस्तक होती है वह रेड डाटा बुक कहलाती है। जी हाँ साथियों, जितने भी विलुप्त जीव, ठीक है, जितने भी होते हैं वहाँ पे आपका रेड डाटा बुक पे एक सम्मिलित कर लिया जाता है, सूची बना लिया जाता है, वहाँ पे नोट कर लिया जाता है।
IUCN के किस क्षेत्र में संलग्न गठन होता है? जल संरक्षण, जीव संरक्षण, मृदा संरक्षण, या हम बात कर रहे हैं खाद्यान्न संरक्षण की बात कर रहे हैं। देखिए साथियों, जब भी IUCN की बात की जाती है, ठीक है, तो किस क्षेत्र से यह संलग्न संगठन हो जाता है? तो ये आपके जीव संरक्षण क्षेत्र से जो है संलग्न संगठन हो जाता है। तो IUCN जीव संरक्षण, नोट कर लीजिएगा। 2 प्रश्न और हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। डायनासोर किस जाति का उदाहरण है? जी हाँ, दुर्लभ जाति का, संकटग्रस्त जाति का, विलुप्त जाति का, दैत्य जाति का। देखिए डायनासोर अभी फ़िलहाल कहा जाए तो इस पूरे विश्व में नहीं है, तो ना तो दुर्लभ में आएगा, ना ही संकट में आएगा, ना ही दैत्य में आएगा, क्योंकि ये तीनों तभी हो सकते हैं जब डायनासोर उपलब्ध होगा। अर्थात डायनासोर किस जाति का उदाहरण होगा? तो विलुप्त जाति का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस दुनिया से यह विलुप्त हो चुका है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है जो आपके लिए मॉक क्वेश्चन रहेगा। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण कौन सा है? आक, तुलसी, नीम, रोहिणा। देखिए भारत की बात कर रहे हैं और भारत की संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण आपको बताना है। आक, तुलसी, नीम, रोहिणा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 में से आप लोगों का जो भी फीडबैक हो कमेंट कीजिएगा। और इस जो 20 महत्वपूर्ण हमने क्वेश्चन किया यहाँ पर, टॉप 20 में से जो भी स्कोर हो आपका, 10+ हो, 12+ हो या 15 एबव, जितना भी स्कोर हो सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, मैं आपके साथ जायसवाल सर, सारी क्लासेस चल रही हैं, सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। आपके जो चूज किया है वो सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। एग्ज़ाम के पहले ये मौका है आपको एग्ज़ाम फतेह करने का। सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को अपने माइंड में स्टोर कर लेना। जी हाँ, ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप लोग माइंड में स्टोर करेंगे तो आपका माइंड जब एग्ज़ाम पर बैठेगा आपके साथ जो होगा बहुत अच्छा साथ निभाएगा, सिलेक्शन के साथ साथ आपके सपने को साकार करेगा। तो साथियों जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। मैं आपके साथ जायसवाल सर, तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।